अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। कल लाहौर में बड़े धूमधाम से इधर लिबर्टी चौक पे शाम के वक्त मार्का हक की सेलिब्रेशन की गई है। बड़े धूमधाम से मनाया गया है। पूरे शहर के अंदर अल्लाह के फजल से फायरवर्क्स की आवाज़ें आ रही थी। मैं जनरली वैसे इतना थोड़ा-सा कर्मजन हूँ, थोड़ा-सा मैं ज़रा वो मेरी बुढ़ी रूह है कि मुझे इस तरह यू नो जोश वगैरह और ये इतना सारा ये पसंद नहीं है, मैं एन्जॉय नहीं करता। लेकिन आई अंडरस्टैंड कि कौमों को इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। हमने एक बहुत बड़ी डिफीट दी अपने एग्जिस्टेंशियल दुश्मन इंडिया को और रीइटरेट किया अपनी पोजीशन को, और मैं खुश हूँ, अल्लाह का शुक्र है। नौजवान नस्ल एक चीज़ सेलिब्रेट कर रही है, यंग लोगों के पास कोई चीज़ है टू लुक फॉरवर्ड टू। इसी तरह 10 मई जो है कल का दिन बताया जा रहा है कि उसमें शाम 6 बजे से 12 बजे तक इस्लामाबाद में उसकी वो नाकाबंदी कर ली गई है। वहाँ पे भी इस तरह का प्रोसेशन निकलेगा और गाने बजाए जाएँगे, शुगल लगाया जाएगा और पटाखे बजेंगे और ये सब होगा। बस एक छोटी-सी राय है कि थोड़ी-सी ब्लस्टर कम होनी चाहिए, आज़ी होनी चाहिए हमारी लड़ाई के अंदर, क्योंकि हम अल्लाह के हज़ूर पाबंद हैं, रादर देन अपने दुश्मन के नकल में हम उससे भी आगे निकल जाएँ। ये डंके बजाना और इस तरह करके शोर मचाना और अपने आप को अपने आप से बड़ा दिखाना, ये हिंदुस्तान की आदत है, ये भारत की आदत है, ये हमारी नहीं होनी चाहिए। हमारी सेलिब्रेशंस में आज़ी तो नहीं, मैं उसकी एस्थेटिक्स की बात कर रहा हूँ। उनके अंदर ये ढोल, ढमक्का और ये सब अच्छी बात है, खुशियाँ होनी चाहिए, लेकिन एक हद से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके अंदर एक इस्लाम की रूह होनी चाहिए थी, दुआ का आंसर होना चाहिए था, आजी का होना चाहिए था। पूरे मुल्क में ऐलान होना चाहिए था कि 2 नफ़ल पढ़े जाएँगे। मैं मज़ाक नहीं कर रहा। मसाजिद से ऐलान होना चाहिए। मज़हबी तबके की भी वहाँ रिप्रेज़ेंटेशन होनी चाहिए। दुआ होनी चाहिए इज्तिमाई। क्योंकि एस 400 जो लोग जिन्होंने उसको स्टडी किया है कि जैसे वो डिस्ट्रॉय हुआ है, वो मिरेकल से कम नहीं है। ये बस अब इशारा काफ़ी है समझने के लिए। जब अल्लाह आपके साथ मुज़ाती हद तक मददगार हो रहा है, तो अल्लाह को नाराज़ करने के लिए कोई ऐसा अमल कदम नहीं लेना चाहिए। बहरहाल आई एम हैप्पी, बहुत अच्छा जोश है, जश्न है, आप सब एन्जॉय करें और मैं भी एन्जॉय कर रहा था, मैंने भी एन्जॉय किया फायरवर्क्स, लेकिन हद में। हमें वो काम नहीं करना जो हदूद को पार करता है। बहरहाल जो असल मौज़ू आज का वो ये है कि 8 और 10 के दरमियान, जो कि कल सेलिब्रेशन हुई और आने वाले कल में होगी, इसके दरमियान एक स्याह दिन है। आपने मैंने ज़िक्र करते साथ ही इस 9 मई का, जैसे कि 9/11 की तरह एक तिलिस्म ही बन गया है, या 26/11 इस तरह हिंदुस्तान में है कि इसका ज़िक्र करते हुए बाछें भी खिल जाती हैं, शर्म सी भी आ जाती है सोच के कि यार ये क्या मतलब मजबूरी है कि कौम का एक हिस्सा, अवाम का एक हिस्सा अपने ही महकमों, अपने इदारों के वो अमलाक को नुकसान कर रहा है और सामने आमने-सामने हो गया। इस तिलिस्म को तोड़ने के लिए, इस स्याह दिन की स्याही को मिटाने के लिए, हमेशा के लिए हमें एक कौमी रिकन्सिलिएशन की ज़रूरत है। ना हमें पीटीआई वालों की सुनने की ज़रूरत है, ना हमें नून लीग पीपल्स पार्टी वालों की सुनने की ज़रूरत है। दोनों अपने-अपने, आप कह लें बायस के अंदर, अपने-अपने ज़ोम के अंदर जो है वो अपनी एक पूरी नैरेटिव पेश करते हैं और हकीकत कुछ इसके बहन-बहन है। ना ही एक ट्रैप था जिसमें फँसाया गया पीटीआई को वो, बल्कि खुद बहुत ज़्यादा दीदा दिलेरी के साथ जाके इन महकमों पे उन्होंने धावा बोला, इन इदारों पे, इन बिल्डिंग्स पे। और ना ही ये पीपल्स पार्टी और नून लीग जिस तरह पेश करते हैं कि ये नायाब, वन ऑफ अ काइंड, कभी पहले ऐसे वाक़या नहीं हुआ। हमने तो कभी ऐसा कुछ नहीं किया तारीख़ में कि ये कोई बहुत बड़ा कोई प्लान और साज़िश थी कि मुल्क को तोड़ दिया जाए और तबाह कर दिया जाए हमेशा के लिए। ना ये है, ना ये वो है। बात कुछ दरमियान की है। हमारी सियासत का तर्ज़ अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही है। उम्मीद करते हैं इस 9 मई पे, आज मैं 9 मई पे आपसे बात कर रहा हूँ, कि ये रिकन्सिलिएशन ये आखिरी 9 मई है जिसमें इस तरह का मुझे आपसे बात करनी पड़ेगी और रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। अगले 9, ये नहीं कि मतलब मैं भी 9 मई वाले केसों में हो जाऊँ, मुराद ये है कि अगले 9 मई पे हम ये बातें ना करें, मैं इधर ही हूँ। तो ये वैसे एक बनता है लतीफ़ा, ज़ाहिर-सी बात है एक दुखी चीज़ है, बहुत ही एक अफ़सोसनाक दास्तान है। बट हम उम्मीद करते हैं कि दिस इज़ द लास्ट 9th में जिसको हम डिस्कस करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, या सेलिब्रेट तो नहीं बट क्या उसको कहेंगे, तबसरा करना पड़ेगा, उसको मार्क करना पड़ेगा, उसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा, बिकॉज़ इस तरह के डार्क चैप्टर्स को भूलना बेहतर है। ज़िंदा रख के ज़ख्म को ज़िंदा रख के, खुला रख के, वो फिर उसमें पस रिसती है, खून रिसता है, फिर वो अच्छा नहीं होता। लोकल में मैं एक और ही खबर दूँगा, फिर मैंने एक बड़ी एक इंटरनेशनल स्टोरी कवर करनी है। वो ये है कि पेट्रोल तो और डीज़ल की कीमतें बढ़ा दी हैं, 14 और 15 रुपए है ना? एग्ज़ैक्टली। लेकिन उसके खिलाफ पिटीशन दायर की गई है एक प्लेंटिफ की तरफ से कि यार ये बड़ा ज़ुल्म है। तो आईएमएफ वाले बाबू ज़रा मतलब थोड़ा-सा रहम कीजिए। लेकिन हकीकत ये है दोस्तों कि इसमें हमारी जो गवर्नमेंट है वो हैंड इन ग्लव है। और ये आईएमएफ के ऊपर काम धरना ये काफ़ी नहीं है।
ये एक लंबी तरह से तफसील है, इस पे हम आज बात नहीं करेंगे, हमने पहले भी कुछ डिस्कस किया हुआ है इसको। बट ये एक हमारी सिस्टेमिक एनर्जी पॉलिसी की और फ्यूल पॉलिसी की ये इनकॉम्पिटेंस है जिसको आज हम डील कर रहे हैं। बहरहाल अल्लाह करे अब गैल्वेनाइजेशन हुई है और आने वाले कल के लिए कुछ तैयारी की जा रही है कि भाई ये हल नहीं है इसका, कि फुजेरा पे धमाका हो गया तो बाकिर से ले लो, शाकिर ने पे धमाका हो गया तो यम्बू पोर्ट से मंगवा लो। ये हल नहीं है इसका। देर आर रियल एनर्जी सोल्यूशंस जो एट हैंड है, लबेबाम है, बट पॉलिटिकल विल नहीं है कि हम उनको परसू करें, बिकॉज वो फॉरेन पॉलिसी एजेंडा फिर उसमें रिक्वायर्ड है कि वेस्ट से डिकपल किया जाए, IMF रजीम से डिकपल किया जाए। बहरहाल देखेंगे आने वाले दिनों में, दुआ करते हैं कि किसी को स्टेट में मत दी जाए हमारी, कि सिविल गवर्नमेंट को ज़रा चालू करें, मुतहर्रिक करें कि जनाब इस तरफ भी ज़रा काम कीजिए। बहरहाल जो ज़्यादा मज़ेदार ख़बर है, जो ज़्यादा जो मेरे ख़्याल में इम्पॉर्टेंट है कि UAE के अब जो आस्ता आस्ता लिंक्स हैं जगह जगह वो निकलते आ रहे हैं। एक पूरी क्लास है पाकिस्तान के अंदर जो UAE के बारे में बताती है कि उसका तो ऐसे पाकिस्तान से रिश्ता है पक्का तक्का। ये मैं बताता हूँ UAE का क्या रिश्ता है दुनिया के अक़वाम के साथ। अल नहयान ख़ानदान जो है, जो दुनिया के सेकंड रिचेस्ट फैमिलीज़ में से बताया जाता है, जो $320 बिलियन की रफली एस्टिमेटेड डिक्लेयर्ड वेल्थ कंट्रोल करते हैं, उन्होंने दसियों मिलियंस ऑफ डॉलर और यूरोज़ रिसीव किए हुए हैं सब्सिडीज़ की शक्ल में। आप कहेंगे यार मल्टी बिलियनियर ट्रिलियनियर फैमिली वाले लोग मुल्क चलाते हैं, दुनिया में बदमाशियाँ करते हैं, जिसको चाहे उठवा लेते हैं, जिसको चाहे बर्बाद कर देते हैं, मीडिया बंद कर दो, खोल दो, ये सब्सिडियाँ इनको मिल रही हैं और वो भी खेती के लिए, यूरोपियन यूनियन की फार्मिंग सब्सिडीज़। तो हकीकत ये होती है कि रोमानिया, इटली और स्पेन के अंदर इनकी सरकारों को जो रिश्वत लगाई हुई है उन्होंने मुंह पे टैक्स हेवन बन के और मनी लॉन्ड्रिंग करने की, ये बुरी आदत यही है। यूरोपीय ममालिक को भी गंदा करके इधर आदत लगा दी है उन्होंने कि इधर से पैसे धो लो। उसके बदले में इन्होंने इन ममालिक के अंदर फार्म लैंड ली हुई है और UAE जो है वो 71 मिलियन यूरोज़ सब्सिडी लेता है 6 साल के अंदर। 71 मिलियन यानी $84 मिलियन की उन्होंने सब्सिडियाँ ली हुई हैं खेती के लिए। यूएई खेती में इतना क्यों इंटरेस्टेड है? ये कॉमन एग्रीकल्चरल पॉलिसी के तहत है यूरोपियन यूनियन के बजट के अंदर। जो सबसे बड़ी पेमेंट है वो एग्री कॉस्ट के थ्रू दी गई थी EU को, वो 57,000 हेक्टर के बदले दी गई थी। 5 गुना पेरिस से बड़ी ज़मीन है उनके पास उसके ऊपर। और 2024 के अंदर $10 मिलियन उनको वो मिले थे, जो कि एवरेज यूरोपियन फार्म से 16,000 गुना ज़्यादा है। यानी एवरेज यूरोपियन फार्म जो है उसको 16,000 गुना ज़्यादा सब्सिडी उससे अल नहयान की दुबई की रॉयल फैमिली को मिलते हैं, जिन्होंने कभी शायद ज़िंदगी में हल नहीं चलाया होगा, जो खेती के लोग ही नहीं हैं। सूडान के अंदर भी वो यही काम कर रहे थे कि रैपिड एक्शन फोर्सेस के ज़रिए, जो RSF थी उसके ज़रिए जो वो जगह खाली करा रहे थे, तो वो फार्मिंग लैंड के ऊपर, बस सूडान बड़ा फर्टाइल है, कब्ज़ा करके 2,12,000 हेक्टर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया हुआ था। अब इस सारे सिचुएशन को जब देखते हैं आप, और इसमें आप ये भी देखते हैं कि नयान फैमिली से जब मिडल ईस्ट आई ने कमेंट्री मांगी है तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। तो अब पाकिस्तान के अंदर आप उनका रिलेशनशिप समझ आता है। आप उनके लिए खेती का बायस हैं, दैट इज़ ऑल। आप उनके लिए गुजरगाह हैं, खेती हैं, दैट इज़ ऑल। चीप लेबर है, स्लेव लेबर है। आज उनका दिल नहीं है, उन्होंने उठा के बाहर मारे हैं आपके लेबर, कितने ने निकाल दिए हैं। क्या नंबर फिगर कोट हो रहा है? कोई एक नंबर फिगर पर इतफाक है? लोग 15,000 कोट करते हैं, बाकी लोग कहते हैं नहीं नहीं सिर्फ 60-70 है। तो UAE की बड़ी एक तगड़ी ना लॉबी है जो मीडिया के अंदर एक नैरेटिव बनाती है UAE की खातिर हमारे मुल्क के अंदर। ये वही है UAE जिसने हमारा कराची बर्बाद किया। ये वही UAE जिसने हमारे मुल्क के हुक्मरानों के, बड़े आदतदारानों के पैसों को लॉन्डर किया। करोड़ों अरबों डॉलर पाकिस्तान से जो लॉन्डर होकर दुनिया में जाता है वो UAE के ज़रिए जाता है। अरबों डॉलर की हमारी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की UAE के अंदर फंसी पड़ी है। हमारा इतना बड़ा एब्सकॉन्डर मलिक रियाज और उसका बेटा वहाँ पे बैठे हुए हैं। यानी UAE की मैं फहरिस्त गिनना शुरू करूँ तो वो ख़त्म नहीं होएगी कि वो कितनी उसकी वो क्रिमिनल इन्वॉल्वमेंट है हमारी। और आज के दिन में वो इसराइल के साथ मिल के ईरान के खिलाफ इतनी बड़ी जंग प्रोसिक्यूट करा है ताकि इसराइली फ़ौजी उसकी सरजमीन पे बैठे हुए एयर डिफेंस सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए और ऑफेंसिव सिस्टम्स को ऑपरेट करने के लिए। उसने मिस्र के रफ़ाइल मंगवा के अपने ऊपर खड़े कर लिए कि आओ मेरा ईरान के खिलाफ दिफा करो। तो ये इस UAE की बात कर रहे हैं जिसके हाथों पे हज़ारों नहीं लाखों मुसलमानों के खून उसके हाथों के ऊपर है, अपनी पॉलिसीज़ के थ्रू और अपनी प्रॉक्सी लड़ाइयाँ के थ्रू। ये उस UAE की कंडीशन है। और पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स है? जब ये जंग शुरू हुई थी, आज से याद करें 1 महीना पहले मैंने आपको कहा था कहत साली हो सकती है, 15% जो है, या कम से कम मिनिमम फूड शॉर्टेज तो होगी, इन्फ्लेशन तो होगी।
15% दुनिया का फर्टिलाइज़र का सप्लाई नहीं आया, अवेलेबिलिटी पेट्रोकेमिकल बाय प्रोडक्ट्स की नहीं होगी, हॉर्मुज़ बंद है। हम हमें गल्ला करना चाहिए, हमें फ्यूल्स को और खाने को स्टोर करने की ज़रूरत है, मत एक्सपोर्ट करने दें। पहला काम क्या किया हमारी रियासत ने? जब नेगोशिएशन शुरू हुई, पहला काम किया कुवैत खाना भिजवाया ताकि वो पूरे गल्फ़ के अंदर ज़मीनी रास्तों से बाँट दें। वो इतने बड़े फूड एक्सपोर्टर बने हुए हैं, दुनिया जहान से सामान प्रोड्यूस करके दुनिया जहान की कौमों को पहुँचा रहे हैं रिफ़ाइन करके। लेट देम अरेंज फॉर देयर ओन फूड। दी मल्टी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो वेल्थ है उनके पास, ये आप पाकिस्तानी बच्चे के मुँह से नवाला क्यों निकालते हैं? लेकिन हमारी सिविल गवर्नमेंटों का कोई हल नहीं है। ये अपने ही साख बचानी, किसी की सऊदियों से है, किसी की यूएई से है, किसी की इमरातियों कतरियों से है, किसी के वहाँ प्लाज़े हैं, किसी के फ्लैट हैं, तो ये छोटी-मोटी पॉलिसियाँ बना के ये एग्ज़ीक्यूट कर देते हैं। कब ये दिन आएगा कि हमारी कौम के बारे में सोचा जाएगा, हमारी सियासी पॉलिटिकल क्लास की तरफ से, हमारे सिविल ब्यूरोक्रेट की तरफ से? फ़ौजी तो ये पॉलिसियाँ बनाते ही नहीं है, फ़ौजी तो फ़ॉरेन पॉलिसी के अंदर इंटरफियर करते हैं, डिफेंस पॉलिसी के अंदर इंटरफियर करते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक इंस्टिंक्ट होती है, हम सारी चीज़ें फ़ौज पे धर देते हैं आके। यार ये सिविल गवर्नमेंट वालों को भी पूछा करो। ठीक है, आपने इलेक्ट नहीं किया इनको, मैं मानता हूँ, मैंने भी नहीं किया, आपने भी इलेक्ट नहीं किया इनको, लेकिन दे हैव टू बी आस्क्ड द क्वेश्चन। एग्जीक्यूटर्स ये बैठे होते हैं, वो गया हम कंट्रोल में नहीं थे, छोड़ दो अपने ओहदे को। इनकी हैंड एंड ग्लव हैं, ये एक्सपोर्ट करते हैं हमारे आला क्वालिटी फूड्स को। एक नेट फूड प्रोड्यूसिंग एग्री इकोनॉमी पाकिस्तान की, उसमें फूड शॉर्टेज और स्कैर्सिटी है। यूएन कहते हैं सबसे ये फूड इनसिक्योर मुल्क है। जिन मुल्कों में लास्ट टाइम मैंने बताया, जैसे आपने 2-3 हफ्ते पहले, जब महीना पहले रिकॉर्ड की थी, बात की थी, मैंने कहा था जिन मुल्कों के अंदर ना मेल न्यूट्रिशन होती है ना, वो मुंह नहीं खोलते होते उनके हुक्मरान, बिल्कुल आजी से बात करते होते हैं। इनकी वो मतलब इनकी सीना जोरी नहीं ख़त्म हो रही हमारे बड़ों की। बहरहाल, ये सबसे अहम खबर है आज की मेरे नज़दीक। यूएई की फैमिली को समझना कि इसके लिंक्स क्या क्या हैं। एप्स्टीन फाइल्स क्या आपने देखे लिंक्स उनके? आज आप ये देख रहे हैं कि उनके कारोबारी लिंक्स कितने पुराने और कहाँ-कहाँ वो एग्रीकल्चर लैंड ओन करते हैं, कितने-कितने ममालिक को उन्होंने साथ मिलाया हुआ है। और साथ ही साथ मैं एक और चीज़ आपको रिकमेंड करता हूँ, आप रिसर्च कीजिएगा कि यूएई की फैमिली कैसा सेंटर बनी है कि यूएई सबसे ज़्यादा इंग्लैंड, अमेरिका, यूएई और हिंदुस्तान 4 ममालिक से एंटी इस्लामिक, इस्लामोफोबिक कंटेंट ऑनलाइन बन के जाता है। ये आज का आपका मेरे लिए आपका सवाल है। ये ज़रा चेक करके बताइए कि कितनी टेक कंपनीज़ ये काम करती हैं, एक मुस्लिम रियासत से सो कॉल्ड। हमेशा की तरह सुनने का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।